वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आप लोगों का बहुत डिमांड आ रहा था, सर मैथ्स नहीं हो रहा है, मैथ्स नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो अब मैथ्स ही स्टार्ट करते हैं। और जब मैथ्स स्टार्ट करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत लोगों का डिमांड आ जाता है, सर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाओ, कोई ज्योमेट्री पढ़ाओ, सर कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाओ, कोई अलजेब्रा पढ़ाओ, है ना? तो कोई क्या क्या पढ़ाओ, सब ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत आसानी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैथ्स का आप कोई भी ब्रांच पढ़ो, वो सारे लगभग 90% जो होते हैं एक ही होते हैं। सब लोग एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। बोलोगे सर ये आप क्या कर रहे हो? अलजेब्रा में अलग पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में अलग पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में अलग पढ़ते हैं। जी नहीं, बिल्कुल आपको देखने में अलग लगता है। ठीक उसी तरीके से इस बात को ना मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 100 मीटर तक 2 लीटर पानी को हाथ में ले जाना है बिना किसी बर्तन के, तो आप बोलोगे सर कैसे ले जाना है? दैट इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से ले जाना, क्योंकि इतना पानी हाथ में आएगा कैसे? तो एक ऐसा ब्रांच आएगा जो क्या बोलेगा कि एक काम करते हैं, इस पानी को पहले बर्फ बना देते हैं। अब पानी जो है 2 लीटर को उसको बर्फ में कन्वर्ट कर दिया, अब उस बर्फ को आसानी से 200 मीटर तक ले जा सकते हैं। तो यही काम करता है मैथ्स का अलग अलग ब्रांच, कि कोई जो है जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसका दायरा जो है आगे जाते जाते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाता है। तो दूसरा ब्रांच क्या करता है, बोलता है कि चलो मैं इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर देता हूं। तो चलो आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। बहुत हो चुका समझना समझाना। क्लास शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फटाफट जो है दोस्तों को साथ शेयर कर दो, है ना? जो भी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कर दो। ये लेक्चर जो है चाहे आप 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11th में हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सर्कल का क्वेश्चन सर नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे मैं बेसिक सर्कल के बारे में 2-3 लेक्चर पहले बनाया था। आज हम लोग थोड़ा बेसिक को थोड़ा कम रखेंगे और थोड़े आगे वाले एडवांस फीचर को हम लोग यहाँ पर जाने जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये चीज अगर आप सर्कल के जो मैं जो भी बताऊंगा ना, वो इतना आपको फेमिलियर लगेगा, इतना आसान लगेगा कि आपको फिर दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और कोई भी दिक्कत होगा तो क्लास लाइव चलेगी, तो आप आसानी से अपना डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं सर्कल को। तो वैसे सर्कल का डेफिनेशन तो बहुत है ना? बट मैं सबसे आसान डेफिनेशन देना चाहूं तो ये है कि सर्कल जो होता है एक लोकस होता है, बहुत सारे पॉइंट जिसको किसी भी प्लेन में हम क्या करते हैं, रखते हैं। बट ये उन सारे पॉइंट का लोकस होता है जो पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो। मैंने क्या कहा कि अगर मान लो इस पूरे डेस्कटॉप को आप अगर स्क्रीन मान लेते हो, बोलो ठीक है सर मान लिया। अगर इसको स्क्रीन मानते हो तो स्क्रीन में एक ऐसा पॉइंट ले लो जिसे हम लोग इसको बोल रहे हैं हम लोग फिक्स पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? फिक्स्ड पॉइंट कह रहे हैं। चलो ठीक है, आपने एक फिक्स पॉइंट मान लिया। अब इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जितने सारे पॉइंट आप ले लो, पर ध्यान रखना वो जो पॉइंट लोगे यहां से फिक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए। और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ऐसे करके ले सकते हो। इस फिक्स पॉइंट से जो भी पॉइंट इसके आसपास में आएंगे, इसके डेटे में आएंगे, वो सारे पॉइंट का अगर लोकस ले लो, मतलब एक जो बिंदु मिलेगा ना, बिंदुओं का एक पाथ को अगर ट्रेस कर दिया जाए तो जो शेप बनेगा ना, उसी शेप को हम लोग सर्कल कहते हैं। यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट था, इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग बाद में सेंटर के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, तो जैसे ध्यान से देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया और ये मान लो हमने इसका दिया ये वो फिक्स पॉइंट। और इस फिक्स पॉइंट से देखोगे कि ये जो सारे जो मूविंग पॉइंट है जिसे हम लोग कह रहे हैं लोकस। लोकस यहाँ से मतलब एक बिंदु पाथ बन रहा है जो, अरे बिंदु पाथ ऐसे बहुत सारे इस प्लेन में पॉइंट्स होंगे, बट हमें सिर्फ उस पॉइंट को कंसिडर करना है जो पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर होंगे। यानी सारे पॉइंट को देखोगे एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं। राइट? जी बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया सर्कल किसको कहते हैं जी। अब आइए हम लोग सर्कल के एक एक कंपोनेंट को जरा आसानी से समझते हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग इसके बेसिक के जो मूल परिभाषाएं होती है, कुछ कुछ टर्म्स को उनको लेते हैं। तो सबसे पहला आता है रेडियस, क्योंकि मैंने सेंटर तो बता दिया आपको। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस जो होता है सर्कल का, वो क्या होता है, जो मैंने बताया था ना कि एक फिक्स पॉइंट है ना? और फिक्स पॉइंट जो होगा वहां से बाकी के जो सारे पॉइंट्स होंगे वो एक फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। तो वो जो फिक्स डिस्टेंस जिसकी बात करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस। सो रेडियस इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस, या कह सकते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट।
यानी जो लोकस लिया था पॉइंट का वहां से लेके फिक्स पॉइंट यानी डिस्टेंस यानी सेंटर के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेडियस से एसोसिएटेड होता है, तो इसको भी जरा समझ लो। डायमीटर कैसे कहेंगे अगर डिफाइन करना हो तो कोई लोग बोल देंगे सर डायमीटर d इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। तो देखो ये एक अलग बात है, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, ये बात ठीक है, लेकिन डायमीटर का एक डेफिनेशन तो नहीं हुआ ना, ये तो डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन हुआ। तो इसको क्या कहते हैं कि एक ऐसा कॉर्ड, कॉर्ड से पहले ना डायमीटर से पहले थोड़ा कॉर्ड को समझ लो, है ना। कॉर्ड को मैंने बाद में रखा था, ताकि इसलिए रखा बाद में क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे थ्योरम पढ़ते हैं कॉर्ड से रिलेटेड, इसीलिए इसको बाद में रखा। कॉर्ड क्या कहते हैं कि जो लोकस ऑफ पॉइंट आपने लिया, यानी जिसे हम लोग बाहर बाहर के जो ये जो लोकस मिला हुआ पॉइंट का, जिसको बाहर को हम लोग बाद में इसको एक नाम देंगे सरकमफेरेंस। तो लोकस ऑफ द पॉइंट को, सारे लोकस को अगर आप ध्यान में रखोगे तो उसे हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर सरकमफेरेंस को टच के किसी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दो, सरकमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दो तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। एंड डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासिंग थ्रू द सेंटर। यानी डायमीटर एक क्या है? कॉर्ड ही होता है, लेकिन एक स्पेशल कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास करे। यानी सेंटर से पास करने वाला, सेंटर से पास करने वाला कॉर्ड क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। यानी अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, एंड वी नो द डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ इट्स रेडियस। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं कॉर्ड, इसे सेकंड में रखना चाहिए था तो बट प्रिंटिंग वालों में, चलो ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट जो क्या करता है, सर्कल के दो पॉइंट को टच करने से जो बनता है, कोई भी सर्कल का दो पॉइंट आप ले लो तो उसे क्या बन जाएगा? एक कॉर्ड बन जाएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है। बहुत लोगों को लगता होगा सर ये तो मुझे आता ही है, ये सब मुझे क्या नहीं आता? आता है। बट अभी मैं चाहूं तो इससे बहुत ऐसे क्वेश्चंस बना सकता हूं जिससे आपको लगने लगेगा मुझे नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना जी? जैसे एग्जांपल के लिए सोचो कि क्या सारी की सारी कॉर्ड जो है वो डायमीटर होती है, या एक सर्कल में कितने डायमीटर खींच सकते हैं? हाउ मेनी डायमीटर्स आर देयर इन सर्कल? तो अगर पूछूं तो क्या बोलोगे आंसर? बोलोगे सर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, या मैं बोलूं डायमीटर ऑफ द सर्कल इज यूनिक, ट्रू या फॉल्स? है ना। तो ऐसे कितने सवाल हैं, तो आप इन चीजों को याद मत रखो, इससे एक बात समझ सकते हो कि डायमीटर जो है कभी भी यूनिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डायमीटर का बस इतना रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट है या एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास करे। तो सेंटर से पास करने वाला ऐसा भी एक लाइन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो दैट इज नॉट यूनिक। यानी यूनिक अगर पूछेगा तो फॉल्स है। और दूसरा आंसर भी मिल गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। सारे के सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते, लेकिन सारे के सारे डायमीटर क्या होते हैं? कॉर्ड होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस इन द सर्कल। तो ऐसे हम बहुत सारे चीज देख सकते हैं। क्लियर है? तो कॉर्ड भी समझ में आ गया। और एक होता है आर्क। आर्क क्या होता है? तो जो सर्कल का जो बाहर बाहर का जो पाथ था उसको हमने क्या नाम दिया था? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस आपने समझा। और सरकमफेरेंस का कोई भी दो पार्ट को आप में ले लो, कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो, उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, यानी चाप कहते हैं। यानी वृत्त जो आपने लिया है, जो ऐसा हमने वृत्त लिया, इसका कोई भी दो जगह पे कट करो और एक छोटा सा जो पार्ट काट के निकाल लो, जैसे लाइन जो ये निकला है यार, इसी को हम लोग कहते हैं आर्क। तो आर्क और कॉर्ड में अंतर समझ में आ गया जी। सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकालो, दैट इज आर्क। और सर्कल के सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट लो और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, एंड दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के सर्कल को भी देखेंगे। मैंने कहा है ना कि अगर आप इस पूरे लेक्चर सर्कल का लेक्चर सीरीज को आप अगर देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सर्कल को आप इतना बढ़िया से समझने लगोगे, और बाद में मैं इसको जो है एक जनरलाइज तरीके से इसे हम लोग अलजेब्रा में भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। 11th 12th में बहुत आता है सर्कल, वहां भी पढ़ना होता है, बट वहां पे हम लोग
वहां से शुरुआत करते हैं। जो जो चीजें पढ़ रहे हैं, इन चीजों का नॉलेज अगर नहीं होगा तो आप 11th 12th का भी सर्कल का जो कंसेप्ट है उसे नहीं समझ पाओगे। आप उसे याद करके सॉल्व कर लोगे बट उसे इजीली समझ नहीं पाओगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो स्पेशल सर्कल में पहला जो सर्कल होता है जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी समकेंद्रीय वृत्त। किसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल? तो वैसा सर्कल जो जो सेम सेंटर से क्या हो बने बट उसके रेडियस क्या हो, अलग हो। यानी बहुत सारे सर्कल या उन सारे सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे जिनका रेडियस अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता बट सबका सेंटर सेम होगा। जैसे कैसे बनाओगे वैसे सर्कल को? तो जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक ये पॉइंट आपको दिखाई, इसे बोल रहे हैं क्या? इसे कहते हैं हम लोग सेंटर। और ये पहला सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, यानी इसको नाम मान दे दो C1, ये सर्कल को C2, ये सर्कल को C3 और इस सर्कल को C4। तो यहाँ C1 से लेके C4 तक ये सारे के सारे क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्यों? क्योंकि देखो सब इसी सेंटर से हैं, सबका सेंटर क्या है? सेम है, बट देखो सबका रेडियस क्या है? अलग अलग है। तो इन सारे को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे। किन्हीं को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। किसी को नहीं है? आगे बढ़ूं? चलो ठीक है। अगला आता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपको ये बात हमेशा एक प्रॉब्लम लाएगा कि ये सब वर्ड जब क्वेश्चन में यूज करते हैं तो वहां समझ नहीं पाते। तो क्यों नाम उसको पहले ही समझ लें। इसको हम लोग बोलते हैं परिकेंद्रित वृत्त। क्या होता है पहले समझो। अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। ध्यान समझिएगा, एक ऐसा सर्कल जो किसी भी पॉलीगन के वर्टिसेस को टच करना चाहिए। हर एक वर्टिसेस को टच करना चाहिए। अब बोलोगे सर पॉलीगन क्या होता है? देखो पॉलीगन एक अलग चैप्टर है, पर मैं समझा देता हूं कि पॉलीगन जो होता है एक क्लोज्ड फिगर होता है, यानी सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अगर हम लोग सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन की बात करें तो होता है 3 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर ट्रायंगल, 4 साइड से बना हुआ जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड से बना हुआ पेंटागोन, 6 साइड से हेक्सागोन, 7 साइड से हेप्टागोन और ऐसे करके ये पॉलीगन होते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो इन कोई भी एक पॉलीगन आपने जैसे मान लो ट्रायंगल लिया, क्वाड्रिलेटरल लिया, कुछ भी लिया, उनके हर एक क्या करें? वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर पाओ, उसी को कहते हैं हम लोग सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। एग्जांपल देखना चाहते हो? ये है देखो। तो देखो एक ट्रायंगल हमने लिया था, ट्रायंगल लिया था, इस ट्रायंगल के देखो 3 वर्टिसेस हैं, एक वर्टिसेस, एक 2 वर्टिसेस और 3 वर्टिसेस। देखो ये सर्कल क्या है? इन ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए बनाया गया है। इसीलिए ये क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। ये क्वाड्रिलेटरल के देखो चारों वर्टिसेस को टच करते हुए बनाया गया। ये तीसरा देख लो, पेंटागोन है, 1 2 3 4, पेंटागोन में देखो पांचों वर्टिसेस को टच करके बनाया गया। तो ये भी एक क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी परिकेंद्रित है। तो सर्कम का मतलब समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल, यानी उसके बाहर में। तो दूसरा टाइप होता है जिसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो किसको कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल? फटाफट देखो यहाँ पे डेफिनेशन को। इंस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं वैसे सर्कल को अ सर्कल व्हिच टचेस ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन। दोनों में बड़ा अंतर है। देखो जब मैं सर्कमस्क्राइब्ड की बात कर रहा था तो एक ऐसा सर्कल जो पॉलीगन के वर्टिसेस को टच करना था, जबकि इंस्क्राइब्ड सर्कल की जब बात करोगे तो एक ऐसा सर्कल होता है जो पॉलीगन के साइड को क्या करता है? टच करता है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, यहां देखिए, कुछ समझ रहे हो? बिल्कुल। देखो ये क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये साइड, 3 साइड। देखो एक ऐसा सर्कल हमने बनाया जो ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल में देखो चारों साइड को टच कर रहा है। पेंटागन में देखो पांचों साइड को टच कर रहा है। तो देखोगे जब हम इंस्क्राइब्ड सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल पॉलीगन के अंदर बनेगा, जबकि हम लोग सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की बात करेंगे तो पॉलीगन उस तो यानी सर्कल जो है पॉलीगन के बाहर बनेगा। इन दोनों में बेसिक अंतर यही होता है। अगर ये बात आपने ध्यान रखा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कम से कम तो 20% चीज जो क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आता है ये नहीं आएगा, क्योंकि इसी टाइप के जो वर्ड होते हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम क्वेश्चन जानते हुए भी नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि ऐसे वर्ड को डिकोड नहीं कर पाते।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं और इनका कुछ वर्बल प्रूफ भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं वर्बल प्रूफ। तो पहला थ्योरम क्या कहता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब ये कॉलिनियर पॉइंट और को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं असहरेखीय, है ना, असहरेखीय बिंदु। यानी देखो कोई 3 पॉइंट या 5 पॉइंट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर का, कोलिनियर का मतलब होता है को और लीनियर का मतलब एक लाइन में सारे बिंदु अगर एक लाइन में आ जाएं, यानी एक एक ऐसा लाइन खींचो जो सारे बिंदुओं को टच कर दे, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो उस सारे पॉइंट को हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। और ये क्वेश्चन थ्योरम कहता है कि अगर आप कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को लेते हैं तो एक सर्कल बनेगा और वो सर्कल जो है वो यूनिक भी होगा, यानी एक ही सर्कल बना पाओ। तो इस बात को क्या आप प्रूव कर पाओगे? तो पहला बात अगर सोचो, अगर प्रूव करना है तो वर्बली मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। तो अगर बात करते हैं कि अगर हम 3 पॉइंट कोलिनियर लेते हैं तो क्या सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा? तो बोलोगे सर अगर 3 को आप लोगे तो ये सर्कल नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि आप एक बात जानते हो, क्या जानते हो कि एक अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर कोई सर्कल बना दो तो ये सर्कल जो होगा इस लाइन को 2 ही पॉइंट पे कट करेगा। और अगर मान लो कि जबकि ये कह रहा है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी तीनों पॉइंट को टच तो पार नहीं करेगा, अगर तीनों पॉइंट को टच कर जाता तो कहते कि क्या है वो सर्कल बना देगा और कोलिनियर भी होगा। तो ये तो बात हम सीधा कह सकते हैं कि ये 3 अगर पॉइंट लोगे तो ये सर्कल 2 ही पॉइंट को टच करेगा, तो तीसरा पॉइंट का यूज हुआ ही नहीं। तो हम इतना तो जान गए ना कि अगर 3 कोलिनियर पॉइंट लेंगे तो सर्कल नहीं बनेगा। क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब बनेगा भी तो वो तीनों पॉइंट को टच नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो अब इसका मतलब हो गया कि हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेंगे। तो मान लो एक पॉइंट हमने लिया ए और एक पॉइंट लिया हमने बी, ले लिया बी, चलो और एक पॉइंट कहीं हम लोग ले लेते हैं सी। अब ये देखो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, क्योंकि अब कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो देखना कि ये क्या करेगा, उन तीनों से पास नहीं करेगा। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं? बोलो बिल्कुल। कहाँ चला गया? तो ये आपको पता चल गया कि ये उसमें कभी भी पास नहीं करेगा। तो आप ये काम करो, अगर इन दोनों अगर ये दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट से पास करने वाला अगर आपको सर्कल बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे सर एक काम करिए कि क्योंकि सर्कल में क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है ना? और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, इसके एकदम बीचों बीच में होगा। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। तो क्या करोगे कि जो ये लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे यानी यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण इसके ऊपर बनाओगे ऐसे करके, अब ये मान लो कोई 2 लाइन ले लो, अभी दोनों पॉइंट को भी ले लो, अब इनको भी क्या कर दो, इससे भी एक सर्कल बनाने का कोशिश करो। तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दोगे तो ये वाला ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा और इन दोनों से बनाओगे तो ये वाला ऐसे जाएगा। तो तीनों जिस जगह पे पॉइंट मिला वो पॉइंट क्या मिल गया, कॉमन पॉइंट मिल गया। इसका मतलब कि अगर अब इस पॉइंट को आप सर्कल बनाते हुए अगर अगर आप ऐसा सर्कल बनाओगे तो देखोगे कि एक सर्कल आपको बन जाएगा और ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। नहीं समझ में आया? हमने कहा कि पहले 3 पॉइंट ले लो, आपने ऐसा लिया एक ए एक बी और एक सी और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। फिर ये बी और सी को ज्वाइन करो, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो और एक और पॉइंट मान लो ए से सी करो, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। देखो ये तीनों जिस जगह पे मान लो टच किया, ये पॉइंट पे टच किया, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए अगर आप एक बनाओगे तो एक सर्कल बनेगा जो तीनों को टच करेगा। तो इससे तो एक बात साबित हो गया कि यहाँ पर हमने सर्कल बना दिया नॉन कॉलिनियर से। अब बात है कि ये यूनिक ही क्यों, ये यूनिक ही क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो अगर ये लाइन जैसे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लिया तो और यहां से ये लिया तो आप इसे प्रूव करोगे ना कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, तभी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं कि उस पे 90 डिग्री का भी हो और उस लाइन को 2 बराबर भाग में भी बांटे, उसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने एक बात को दिखा दिया कि ये और ये जो लाइन जहां पे मिलेंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट से पास करेगा। अगर वो दूसरे पॉइंट से पास करता तब दूसरा सेंटर बनता, बट ये तीनों तो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं और जब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो एक ही सर्कल होगा, है कि नहीं? अब बोलोगे सर एक सेंटर से तो 2 सर्कल बन सकता है, लेकिन दूसरा सर्कल बनेगा लेकिन वो इसी से पास करेगा, इन्हीं 3 पॉइंट से पास करेगा। जब इन्हीं 3 पॉइंट से पास करेगा तब तो फिर वही सर्कल हो गया जो शुरुआती में था, यानी दोनों सर्कल सेम हो गए और सेम हो गया इसका मतलब एक ही है।
इसका मतलब हम ये बात तय करके दिखा दिया कि ये यूनिक भी है कि एक ही सर्कल बनेगा और सर्कल जरूर बनेगा। तो ये पहला थ्योरम है, वैसे एग्जाम में जल्दी आएगा नहीं, बट ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो समझने के लिए आपके लिए मैंने बता दिया। कभी कभी ये 9th में या 8 में पूछा जाता है थ्योरम कि कैसे होगा, तो आप इसको इसी तरीके से क्या करोगे, ज्योमेट्रिकली प्रूव करके बता दो। दूसरा थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है कि इफ अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर बाइसेक्ट अ कॉर्ड देन इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये बहुत बढ़िया है ना, इसको ना बड़ा ध्यान समझना। कह रहा है कि यदि केंद्र से खींची गई कोई रेखा किसी जीवा को समद्विभाजित करती है तो वह रेखा उस जीवा पर लंब होती है, उस जीवा पर लंब होती है। तो चलो कैसे बनाएंगे, चलो इसके लिए एक सर्कल, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हाँ चलो, कहाँ चला गया, सर्कल तो बना ही नहीं। चलो बनाते हैं सर्कल हाथ से ही। ये हाँ, तो ये मैंने चलो एक सर्कल बना लिया, चलो ठीक है। वैसे ठीक बना नहीं है सर्कल, बट चलो इसे सर्कल बना लिया। अब कह रहा है कि कोई सेंटर से खींची गई एक जीवा ले लो। मान लो हमने एक जीवा ले लिया, ऐसे कुछ भी सही नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है आज। तो हमने क्या किया, एक जीवा ले लिया, और ये जीवा जब लेते हैं तो एक बात ध्यान में रखना है कि कहा गया, हाँ थ्योरम पहले समझना कि क्या कहना चाह रहा है, ये थ्योरम है, ठीक है। हाँ, एक कॉर्ड ले लिया ए से बी, हमने कॉर्ड या एक जीवा ले लिया, और ये सर्कल का सेंटर ओ है। कहता है कि अगर कोई लाइन अगर सेंटर से इसके ऊपर खींचो, अगर इसके ऊपर कोई भी लाइन खींचो ऐसे करके, ऐसे खींचा और यही तरीके से खींचा, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, सीधा निकल नहीं रहा है। कि अगर आपने कोई लाइन खींचा तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। यहां से कह रहा है कि कोई लाइन खींचो, अगर अगर यहां से कोई लाइन यहां खींचो, तो कह रहा है कि इसको समद्विभाजित कर देगा। अगर करता है, अगर ये करता है, तब कह रहा है कि ये जो लाइन मान लो ये सिल या ओसी जो है ना, कह रहा है कि अगर पिक्चर के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर एसी और जो बीसी है ये बराबर है, अगर ये बराबर है, तब आपको प्रूफ करना है कि जो ओसी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एबी के ऊपर, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करके बताना है बहुत आसान। समझो कैसे करेंगे। थोड़ी सी आपको अगर कॉन्ग्रुएंसी आती होगी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जैसा इधर वैसा उधर, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं और इसे कॉन्ग्रुएंस करने की कोशिश करते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसको मैं कर देता हूं यहां से ज्वाइन, ताकि कॉन्ग्रुएंस करने में इजी हो। अब अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ए ओ सी, ए ओ सी एंड दूसरा है बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। क्या ये दोनों ट्रायंगल बराबर है हर मामले में? तो चलो देख के तो तरीका देखते हैं। तो पहला देखो इसमें कि ट्रायंगल ओ ए सी में जो ओ ए है और ट्रायंगल ओबीसी में जो ओबी है ये बराबर है। बोलो क्यों है? क्योंकि दोनों सर्कल के रेडियस है, ओए भी सर्कल का रेडियस है, ओबी भी सर्कल का रेडियस है, और रेडियस हमेशा बराबर होता है। बोलो ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एसी और बीसी ये क्या है, ये रेडियाई था सर्कल का। और दूसरी बात है कि एसी भी जो है वो बीसी के बराबर है, ये तो गिवन कंडीशन ही है। और तीसरा ओसी जो है वो दोनों में है, कॉमन है। तो कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल एओसी हुआ वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बीओसी का। और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ना, तो एक बात समझ में आ जाएगा कि जो एंगल ओ सी ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी बी का, सीपीसीटी से। सीपीसीटी मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी अगर आपने कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए जो रूल यूज किया तो बाकी के सारे फीचर अपने आप समान हो जाते हैं, है ना, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, दोनों एंगल बराबर हो गए। इस एंगल का नाम एक्स दे दो तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, है ना। और ए सी बी क्या है, सिंस ए सी बी जो है ये क्या है, इस स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब जो ए सी बी जो होगा एंगल ये 180 डिग्री हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर, और ये तो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। बोलोगे ये भी जानते हैं सर। तो ये 2x बराबर जो है वो 180 डिग्री हो गया, तो x बराबर हो गया 90 डिग्री। और जैसे ही 90 हो गया मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो OC है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, AB के ऊपर। और ये बात बहुत आसानी से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हुआ प्रूफ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो यही बात आपको इस थ्योरम में प्रूव करना था। इसका रिवर्स भी सही हो जाएगा, इसका रिवर्स भी सही हो जाएगा कि अगर मान लो कह रहा है कि अगर हम लोग एक कॉर्ड लेते हैं और सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं,
तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देगा। ये अगला थ्योरम होगा। इसके कन्वर्ज ऑफ द थ्योरम टू, यानी परपेंडिकुलर जो आप सेंटर से खींचोगे सर्कल के किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। यानी अगर एक मैंने सर्कल बना लिया ऐसे और इसका सेंटर है और ये आपका कॉर्ड है और इस कॉर्ड से इसके ऊपर अगर आपने परपेंडिकुलर खींच दिया तो कहता है कि ये जो कॉर्ड है ये ओ और एसी, तो जो ओसी जो एसी और बीसी बराबर हो जाएगा। सेम तरीके से कॉन्ग्रुएंस कर सकते हो। कैसे कॉन्ग्रुएंस करोगे? ऐसे दोनों में सेम होगा, ये दोनों में कॉमन होगा, ये दोनों में 90 डिग्री होगा, तो आर एच एस से ट्रायंगल जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट और ये हो जाएगा आसानी से प्रूफ। तो ये दो चीज आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। अगला थ्योरम 3 है कि कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल इन लेंथ। कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है वो इक्वल लेंथ में होता है। मतलब अगर ये भाई कुछ भी तो सही बन, एक अंडा बन रहा है, एक सर्कल नहीं बन पा रहा है, बताओ क्या हालत हो गई है हमारी। चलो अब सर्कल बनाने का कुछ क्या करूं मैं, टेक्निक निकालूं? चलो आपके लिए एक टेक्निक निकालता हूं। चलो सर्कल बना देता हूं मैं, यहां से कहा गया भाई, चलो तो मैंने बना दिया ये सर्कल आपके लिए। चलो ठीक है, अब इस सर्कल में ये है इसका सेंटर, चलो ये भी ठीक है ना, ये इसका सेंटर है। और क्या कह रहा है कि कोई दो इक्वल लेंथ का कॉर्ड ले लो। चलो मैंने ले लिया ये, हाँ, ये दोनों कॉर्ड हमने लिया, इसका नाम दिया ए से बी और इसका नाम दिया सी से डी। कॉर्ड किसको कहते हैं? जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को मिला। और इस तरीके से है कि जो सी डी है वो बराबर है इसका ए बी का, ये क्वेश्चंस में कह रहे हैं क्योंकि कॉर्ड इक्वल है। और कहता है कि अगर ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ये अगर यहां से सेम डिस्टेंस पर होंगे तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका अपोज दो थ्योरम होते हैं कि अगर अगर ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पर, अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी x है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये CD और AB बराबर होगा। और अगर AB और CD बराबर है तो प्रूफ करना होगा कि ये जो OC सॉरी OP और OQ ये दोनों बराबर होंगे। ऐसा आपको क्या करना है, दिखाना है। तो बड़ा आसान है, इसको प्रूव करना बहुत आसान होता है। आप बस इसको क्या कर दो, ऐसे करके यहां से ज्वाइन कर दो और सिंपल कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा दो। सिंपल कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा दो, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल। अब इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो है भी, देख लो ये सर्कल का रेडियस है, बिल्कुल सही है सर। ये कहा कि दोनों सेम डिस्टेंस पे, तो सेम है। और चूंकि ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है, इसके ऊपर खींचा गया जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो चलो ठीक है ये 90 डिग्री भी है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बोलो कॉन्ग्रुएंट हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, जो पीसी है वो क्यू ए के बराबर हो गया। ये बात आपने ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को भी सेम तरीके से कॉन्ग्रुएंट करोगे, बोलो कैसे? ये दोनों में रेडियस है, ये दोनों बराबर गिवन ही है और एक 90 डिग्री है, तो ये भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट होने से जो पीडी है, पीडी जो है वो क्यूबी के बराबर हो जाएगा। इसे 2 मान लो और 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये मिलेगा पी सी प्लस पी डी और इधर मिलेगा क्यू ए प्लस क्यू बी। अब पीसी प्लस पीडी जो है वो सीडी हो जाता है और क्यू ए प्लस बी जो है वो ए बी हो जाएगा। नहीं दोनों यहाँ से यहाँ से जोड़ोगे तो इसी के बराबर होगा ना टोटल। बिल्कुल, तो ये सिंपल प्रूफ होता है, बहुत आसान प्रूफ है, बट ये याद, ये थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप कन्वर्ज वाला जो सेम तरीके से क्या होगा, प्रूफ होगा कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी वृत्त की बराबर जीवाएं जो होगी, यानी अगर जीवाएं या कॉर्ड बराबर होंगे तो केंद्र से वो समान डिस्टेंस पे होगा। इतना इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब आपको समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट। आर्क किसको कहते हैं? मैंने बता ही दिया था आपको कि एक सर्कल अगर आप बनाती हो ऐसे, है ना, एक सर्कल आपने ऐसा बनाया, ठीक है, ऐसा सर्कल आपने बना लिया और सर्कल के किसी भी दो पार्ट को आपने टच कट लिया, तो ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट आपको जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग कॉर्ड। और इसमें जैसे ही तुम एक छोटा सा कॉर्ड काट के निकालोगे तो छोटे वाले को बोलेंगे हम लोग माइनर कॉर्ड, और जो इसके अलावा जो दूसरा पार्ट बचेगा ये भी तो कॉर्ड ही होगा, इसे बोलेंगे हम लोग मेजर कॉर्ड। ठीक है, और एक होता है सेमी सर्कल, जब कॉर्ड, है ना, यानी जो आधा आधा बीचों बीच में एकदम काट दोगे, इसके इधर भी उतना ही जितना है उतना ही इधर भी बचा हुआ है, तो उसे लोग बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी आर्क फॉर्म्ड बाय डायमीटर। डायमीटर के द्वारा जो आर्क बनाया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके ऊपर भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन कहता है क्या कहता है कि इफ द एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफेरेंस,
देन बोथ आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, तब दोनों सेम आर्क से सबटेंड होंगे। यानी अगर इसको हम पिक्चर पहले बना के आपको दिखाता हूं, तब आप इस चीज को बहुत आसानी से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ऐसा बना दिया सर्कल, ये सर्कल का सेंटर मान लिया आपने इसको O। अब यहां से आप क्या कर लो, एक ऐसा बना, ये वाला एक एंगल बना दो, एक और एंगल ऐसा बनाओ, है ना, एक और एंगल ऐसा बना लिया, चलो ठीक है, ये भी बना लिया हमने। और क्वेश्चन कहता है कि अगर ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल 10 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री, मतलब डबल होगा उसका। ये तभी होगा जब दोनों एंगल जो है वो सेम आर्क से बनाया जाए। ठीक है, दोनों एंगल जो वो सेम आर्क से बनाया जाए, तो कैसे सेम आर्क से बनाएंगे, जरा देख के बता मुझे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसे प्रूफ करना होगा कि एंगल डबल होगा, कि मान के चलते हैं कि ये जो है वो सेम आर्क से बनाया गया है। तो सेम आर्क से बनाया गया, इसे प्रूफ करने का एक तरीका मैं बता देता हूं, बहुत आसान प्रूफ है, एक बार इसे बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूं मैं ए, इसका नाम देता हूं बी, इसका नाम देता हूं सी, और बीच में तो आपको पता ही है ओ। अब जरा इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब यहाँ ए ओ सी एक ट्रायंगल है, ध्यान दें, ट्रायंगल ए ओ सी एक बहुत अच्छा ट्रायंगल है, बिल्कुल है, चलो ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि इस ट्रायंगल में क्या है, कि जो ओ ए है और ओ सी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा। इसी तरीके से एक और बात यहां ध्यान से देख लो, है ना, कि एक ट्रायंगल लॉ में एक एडिशन रूल होता है कि अगर ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल वाई है, तो ये वाला एंगल जो है वो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई होता है। क्या जानते हो इसको आप, जानते हो, नहीं जानते तो मैं इसको प्रूफ करा दूंगा कि कैसे होता है, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना मुझे, ठीक है। चलो, तो उस बेसिस पे जो ये वाला एंगल पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। उसी तरीके से अब हम ट्रायंगल बीओसी की बात करते हैं, तो इसमें भी क्या है, जो ओसी है और वो भी बराबर है, तो अगर ये वाला एंगल वाई रहा होता तो ये वाला एंगल भी वाई होगा, यानी एंगल वाई जो होगा और ये भी एंगल वाई ही होगा। इससे एक बात यहाँ भी ये भी देख सकते हो, ये और ये दोनों मिलकर इसके बराबर होगा, एक्सटीरियर के बराबर, यानी एंगल वाई प्लस एंगल वाई होगा, ये जो हो जाएगा ए वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इन दोनों एंगल को जोड़ दो तो ये 2 टाइम एक्स है और ये 2 टाइम्स वाई है, और सही मायने में 2 कॉमन निकाल दो तो एंगल एक्स हो गया और एंगल वाई हो गया। और ये वाला है कितना, ऊपर वाला एंगल को देखो, ऊपर वाला एंगल कितना है, ये एंगल एक्स है और एंगल वाई है। तो अगर ये एंगल एक्स वाई है तो देखो उसका ये 2 टाइम्स मिला गया, मिला। और अगर ये मिला कब, जब हमने इसको सेम मान के रखा था, सेम नहीं मानोगे तो ये नहीं होगा। तो दूसरा थ्योरम इसी के लिए है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल then the angle subtended at the same circumference। क्लियर है कि नहीं, सेम थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले इसी का एक एप्लीकेशन भी पढ़ लेते ताकि हम लोग बहुत इजीली समझ पाए। ये है सर्कल और इसका है सेंटर, और कहता है कि अगर कहता है कि एंगल इज सेम, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल बनाएगा, ये कह रहा है सेमी सर्कल के द्वारा। अगर यानी अगर कोई यहां से एक लाइन पास कर दो, ठीक है, अब यहां से कहीं भी आप इसको ज्वाइन कर दो, कहीं भी ज्वाइन कर दो, यानी हाफ आर्क से, ये इसका वो सेंटर है ए और बी, है ना, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, इस आर्क से सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, देखो ये आर्क है, इससे सेंटर पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी आर्क से सरकमफेरेंस पर इसका आधा कोण बनेगा कि नहीं, 180 का आधा कितना होता है, 90। तो इसी चीज को यूज करते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब मजा आने वाला है, जो जो मैंने सिखाया है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बाकी थ्योरम धीरे धीरे ऐसे ही कराएंगे और क्वेश्चन भी मजे में सॉल्व करते चलेंगे। चलो, क्या कहता है कि ओ एक सेंटर है इस सर्कल का एओबी, और एओबी जो है वो 70 है, एओबी वो 70 डिग्री है। चलो, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है कि ओ सी ए, यानी ये जो है वो 70 डिग्री है, तो क्या फाइंड करना है, ओ सी ए यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। कैसे करोगे, तो अगर अभी जो लास्ट थ्योरम मैंने बताया कि देखो ये जो एंगल ऐसे दिख रहा है आपको, देख रहा है ना, इसी आर्क से सेंटर पर कितना बन गया, 70 डिग्री, तो इसी आर्क से सरकमफेरेंस पे देखो कितना बनेगा, तो ये वाला एंगल 70/2 यानी 35 डिग्री, ये आंसर हो गया। अभी मैंने कहा था ना कि जो थ्योरम मैंने बताया है वही थ्योरम बस आपको यूज करना है। अब अगला एंगल है आपके पास क्या, अगला एंगल है
ओ सी ए, ओ सी, अच्छा ओ ए सी, ओ ए सी ये फाइंड आउट करो। तो क्या ओ ए सी फाइंड आउट कर पाओगे? ये वाले एंगल पूछ रहा है। अब आपको पता है कि जो ओ ए है और ओ सी बराबर है, क्यों? क्योंकि ये सर्कल के रेडियस है, सर्कल का रेडियाई है। तो जब इसका मतलब दोनों एंगल बराबर होंगे, और दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो एंगल सी जो होगा और एंगल ए जो होगा बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? 35 डिग्री के बराबर होगा। समझ आया? अब अगर मान लो ऐसा पूछ ले, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि एंगल सी ओ ए बताओ, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, अगर ये 35 35 70 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हो गया। इसलिए देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ध्यान रखने के लिए बोला था कि थ्योरम ध्यान में रखो, बस क्वेश्चंस में उसको ढूंढो, उस स्ट्रक्चर को ढूंढो, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, फटाफट इसको करके बताओ क्या होना है आंसर, जल्दी से करके बताओ। कहता है फ्लोइंग फिगर में ओ अगर सेंटर है सर्कल का तो ए और बी और सी फाइंड आउट करो कितना होगा। तो जल्दी से बताओ कितना होगा। एंगल बी निकाल के फटाक से बताओ, एंगल बी निकाल के बताओ कितना होगा। तो एंगल बी बोलोगे सर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो कॉर्ड है ध्यान समझना, इस कॉर्ड से सेंटर पर देखो कितना एंगल बना है। बोलोगे सर 130 डिग्री का। तो इसी कॉर्ड से देखो सरकमफेरेंस पर कितना एंगल ये बी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? 130 बटे 2 करोगे, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, 65 डिग्री मिलेगा ये बी एंगल, यानी ये बी के बराबर हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया। अब अगर देखो एक तो और तरीका आगे मैं पढ़ाऊंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो क्या होता है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, बट अभी मैंने वो नहीं पढ़ाया है, तो अभी दूसरे तरीके से ए को फाइंड करने की कोशिश करो। ये कैसे करोगे? तो अगर इस सरकमफेरेंस से ध्यान से देखो, इस सरकमफेरेंस से देखो ध्यान से, तो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है नहीं पता, बट टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, और उसमें से 130 डिग्री मिल चुका है, तो 0 6 में से 3 गया 3, यानी 230 डिग्री। और ये एंगल अगर 230 डिग्री है, तो इसके बाहर में जो ये वाला एंगल बनेगा वो 230 डिग्री का आधा, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 बचे 10, 115 डिग्री बन जाएगा, और यही एंगल ए हो जाएगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया? हाँ, तो ऐसे निकलेगा। अब एंगल सी की बात कर लो तो सेम तरीके से निकाल सकते हो आप, कि ये वाला एंगल निकाल लो, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 112 डिग्री, और कराओगे घटाओगे कितना बचता है? 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, और 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, और 3 में से 1 गया तो हो गया 2, यानी 248 डिग्री। तो ये 248 का आधा करोगे तो सी आ जाएगा, 248/2 करोगे तो ये सी आ जाएगा। है ना आसान? तो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन सर्कल के होते हैं ऐसे फटाफट बन जाते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना रहता है। इसलिए मैंने कहा कि थ्योरम ही है, जो आपको एक बार प्रूव कर लिया और उसको विजुअलाइज कर लिया तो मजा में इस चैप्टर को फिनिश किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन है देखो, सेम तरीके से पूछा गया है कि अगर ए बी डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा, ध्यान रखना है। तो अगर डायमीटर है तो आपको पता होगा कि डायमीटर जो है सरकमफेरेंस पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। चलो ठीक है। अब पूछा क्या गया? एक्स का वैल्यू। तो एक्स कैसे निकालोगे? तो देखो एक्स निकालने का तरीका, कि ये देखो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है सरकमफेरेंस पर 30 डिग्री का कोण बनाया है, तो यहां पर भी वो 30 डिग्री का ही बनाएगा। बोलोगे क्यों? क्यों? अब इस बात को एक थ्योरम में प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो एक सर्कल है, अभी मैंने क्या बताया था कि यहां से अगर आप ऐसे बना दो, है ना, और ये मान लो अगर सेंटर है ओ, और ये अगर, और यहाँ अगर थीटा बनता है तो ये 2 थीटा बनता, बोलोगे बिल्कुल बनता था सर। तो अगर इसी आर्क से यहां बनाओगे तो ये 2 थीटा, ये भी थीटा बनेगा कि नहीं? या इसी आर्क से यहां पर एंगल बनाओगे तो अगर ये सेंटर पर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा बनेगा कि नहीं? यानी बाहर वाले सारे क्या हो जाते हैं, यानी सेम आर्क से अगर सेम सरकमफेरेंस पे बनाओ तो जितने एंगल बनाओगे सब बराबर हो जाते हैं। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। याद रखना ये सेंटर है, वो क्या है? सेंटर है, सेंटर है। चलो, तो अब ये मिल गया 30, और ये 90 और 30 है, तो ये ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि x प्लस 90 प्लस 30 करोगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर जो है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना आसान था कि नहीं था? तो इसी तरीके का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए है, इसे जरूर इसका आंसर सोल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर भेजते हैं। मैं सबका कमेंट देखूंगा, और अगले सबसे पहले आंसर देने वाले का नाम मैं अगले क्लास में लूंगा। तो फटाफट आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं क्लास में आपका नाम ले पाऊं। ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग इसको देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, पढ़िए मन लगा के। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आसपास का ध्यान रखिए, आस पड़ोस में साफ सफाई रखिए।
बार-बार आकर वीडियो आप लोग देखते हैं और इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगले क्लास में फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।